नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों पर कितना खतरा है और बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नीतू तलवार, सीनियर कंसल्टेंट, फोर्टिस अस्पताल गुरुग्राम, और सैयद मुस्तफा हसन, आकाश हेल्थ केयर के पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के हेड, लाइव जुड़े हुए हैं। उन दोनों से खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बच्चों को कैसे बचाना है। डॉक्टर नीतू तलवार, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। सेकेंड वेव का जो कहर है वो हम देख रहे हैं, अब थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है। बच्चों के लिए सबसे पहले कौन सी चीजें ध्यान देने वाली हैं ताकि बच्चे बिल्कुल सुरक्षित रहें, क्योंकि अभी तो बच्चों की वैक्सीनेशन में भी बहुत वक्त है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जैसे हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही हाई सर्कुलेशन वायरस है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है हमारे पूरे देश में एंड विश्व में भी, इसीलिए पैंडेमिक के प्रोपोर्शंस इसने पा लिए हैं। और दूसरी बात है कि ये एक फैक्ट है, और दूसरा फैक्ट ये है कि हमारे बच्चों की प्रोपोर्शन जो है, तो अगर सेंसस के हिसाब से हम देखते हैं तो बिलो 18 ईयर्स में 41% हमारी पॉपुलेशन बिलो 18 ईयर्स की है। बिलो 14 ईयर्स इज ऑलमोस्ट 35%, जो बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। और तीसरा फैक्ट ये है कि अब तक की जो भी वैक्सीनेशन ड्राइव हुई है वो एडल्ट्स में है, अबव 18 ईयर्स में है, और हमारे बच्चे बिल्कुल एक अनप्रोटेक्टेड या एक वल्नरेबल पॉपुलेशन बन चुके हैं। पहले भी वैक्सीनेशन, पहले भी पैंडेमिक में एक बहुत बड़ा रोल बच्चों में भी पॉइंट आउट करते हैं कि बच्चे कैरियर्स थे, दे डिड नॉट सफ़र, मगर वो ट्रांसमिट करने के चेन में उनका भी एक योगदान रहा है। तो इसीलिए ये सब ध्यान रखते हुए अब हम ये देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से एडल्ट्स थोड़े प्रोटेक्टेड हैं और म्यूटेशंस चल रहे हैं, मगर बिकॉज ये वायरस बहुत ज़्यादा म्यूटेट करता है तो अभी हमारा नेक्स्ट वल्नरेबल ग्रुप बच्चे बन जाते हैं। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा और एक 100% इमरजेंसी के हिसाब से हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हमें अपने बच्चों के साथ रिवीजन करनी है वो सारी चीज़ों की जो हम लोग आपस में अब तक करते आए हैं। और उसका ये है कि मास्क, अबव 2 ईयर्स के बच्चों में, बिलो 2 ईयर्स 3 लेयर्स की परत कपड़ा आप चेहरे पे और मुंह पे टाइटली फिटिंग लगाएं जब भी वो बाहर निकलें। और अबव 2 ईयर्स में उनको मास्क की आदत डालें, उनको बोलें कि इसके बगैर घर से बाहर कदम नहीं रखना। दूसरी चीज़ है, घर से बाहर वैसे भी बच्चों को नहीं लेके जाना है। मार्केट, शॉपिंग, मॉल्स, कितना ही वो बेचारे बोर हों या दुखी हों, हमने बोलना है बेटे हमने घर पे ही सारा अपने आप को संभाल के रखना है। एंड आई एम श्योर हमने पहले भी बच्चों का यूज़ बच्चे में भी आए हैं, जब हम उन्हें यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, जैसे एंटी स्मोकिंग प्रोग्राम एंड ऑल, तो बहुत अच्छे तरीके से वो अपने समझते भी हैं और न्यूज़ को फैलाते भी हैं। तीसरी बात है, हाथ हर 2 घंटे में बच्चों को बोलें कि साबुन से आपने हैंड वॉश करना है और सैनिटाइजर उनके पास हमेशा रहे, ताकि ये चीज़ें हैबिट बन जाए। भगवान करे कि थर्ड वेव ना आए, मगर अगर आए तो तैयारी आज से, अभी से, इस क्षण से करनी बहुत ज़रूरी है। तो ऑल दीज थिंग्स प्लस मेरी तो सॉफ्ट कॉर्नर मदर्स के लिए है। तो जो भी एडल्ट्स हैं, प्लीज़ मदर्स को, लेडीज़ को, प्लीज़ आप वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दें, ताकि, क्योंकि बच्चा बीमार होगा तो मदर को तो रहना ही पड़ेगा अपने बच्चे के साथ उसका ध्यान रखने के लिए। अगर हॉस्पिटलाइज भी होता है तो रहना पड़ेगा। तो प्लीज़ सारी मदर्स को हम सुरक्षित करें, वैक्सीनेट करें, ताकि वो हम सब का हेल्प कर सकें और घरों में बचाव कर सकें। एंड द लास्ट थिंग इज एट द लेवल ऑफ हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स हमने तैयारी शुरू कर दी है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेड्स बढ़ाने का ये शुरू कर दिया, ताकि अगर वेव आए तो बच्चों को एक सुरक्षित अलग कोविड एरिया में हम रखें, अलग कोविड डेजिग्नेटेड एरिया में उन्हें रखें, उनके इन्वेस्टिगेशंस करें, उनका स्टाफ डेजिग्नेटेड अलग हो, ताकि वो एफिशिएंटली हम उन्हें मैनेज कर सकें। जी डॉक्टर हसन, मैं एक चीज समझना चाहूंगा सर आपसे। अब ये सेकेंड वेव में जिस तरह के लक्षण, सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो बहुत अलग हैं। अब बच्चों को अगर दिक्कत होती है, खास करके छोटे बच्चों को, तो वो सिम्टम्स भी डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे कि उनको दिक्कत क्या हो रही है, और लगेगा कि आम जैसी समस्याएं हो रही हैं। तो ऐसे में क्या ध्यान रखें, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जो जिनसे ये पता चल सकता है कि हाँ वाकई बच्चा इसकी चपेट में आ गया है और अब इसको तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है? बिल्कुल, देखें ये सेकेंड वेव जो है, ये तो अभी हम सबको मालूम है कि इसके अंदर संक्रमण बहुत ज़्यादा हुआ है
और बहुत तेजी से पेशेंट सामने आए हैं। तो पिछले साल की फर्स्ट वेव में साल भर में जितने पेशेंट्स आए थे, ये 1.5 महीने में आ गए हैं इतने पेशेंट इस वेव में। तो उसी प्रोपोर्शन में हमारे बच्चे और सब अफेक्ट हुए हैं। तो लेकिन अच्छी बात बच्चों में ये है कि बच्चों में ज़्यादा लंग्स में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो और मेजॉरिटी ऑफ देम कैन बी मैनेज्ड एट होम। हम अपना उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा बताना पड़ता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम मैनेज कर लेते हैं। उनको बताना होता है कि बच्चे के अंदर क्या ऐसे लक्षण हैं कि जिसमें उनको फिर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो जैसे बच्चे के अंदर एक तो हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, बच्चा रिफ्यूजल टू फीड हो जाए, फीड ना कर रहा हो, या लूज मोशंस और वॉमिटिंग, रिपीटेड वॉमिटिंग्स हो रही हैं, लूज मोशंस हो रहे हैं, जहां डिहाइड्रेशन का भी खतरा है और ये कोरोना के साइंस भी हैं, या फिर बच्चे में किसी तरह का कोई रैश डेवलप होने लगा, या बच्चे का कॉन्शियसनेस लेवल डाउन जाने लगा, थोड़ा मतलब ज्यादा सोने लगा, फीड नहीं कर रहा, तो ये सब बड़े अलार्मिंग साइंस हैं। इस पे फिर बच्चे को इमीडिएटली टेंशन की जरूरत होती है। अदरवाइज बच्चों को सिंपल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है फीवर का, कोल्ड का, एंड दे डू वेल थैंकफुली। एक चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हम देखते हैं वो है MISC, जिसको कहते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज इन चिल्ड्रन। ये अभी बच्चों में भी, छोटे बेबीज में भी देखा जाता है, लेकिन ये डिजीज यूजुअली पोस्ट कोविड होता है। जब 2-4 हफ्ते गुजर जाते हैं कोविड पॉजिटिविटी के, उसके बाद फिर हमारी बॉडी इस तरह से रेस्पॉन्ड करने लगती है कि बच्चों में मल्टी सिस्टम अफेक्टेड होने लगता है, जैसे कोरोनरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम यानी हार्ट का, और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जिसमें लिवर वगैरह अफेक्ट होता है, और किडनी का जो रीनल फंक्शन है वो अफेक्ट होने लगते हैं। तो ये मल्टी सिस्टम होता है, और इसके साथ साथ कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ब्लड में होते हैं। तो जैसे मैंने वो आपको लक्षण बताए, अगर बच्चे में इस तरह के लक्षण होते हैं तो फिर हम बच्चे के ब्लड टेस्ट वगैरह करके देख लेते हैं कि इन सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, और इन्फ्लेमेटरी चेंजेस के जो मार्कर्स हैं, जो CRP और ESR, अगर वो भी बढ़ रहे हैं, और थोड़े और मार्कर डी डाइमर है और फेरेटिन है, इस तरह के हम देखते हैं, और अगर उनमें मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट के साइंस मिलते हैं, तुरंत उनको कहा जाता है इसकी अब हॉस्पिटल केयर होनी चाहिए। बट फॉर्चुनेटली इनका परसेंटेज बहुत कम है। और एक और अच्छी बात यह है कि MISC के बच्चों में अगर अच्छी केयर मिल जाए तो मैक्स 1 से 2% ही मॉर्टेलिटी होती है, बाकी सब निकल आते हैं। फर्स्ट वेव में जो हमारे पास MISC के पेशेंट्स आए और हमारे पास इंटेंसिव केयर में रहे, थैंक गॉड वी डिडंट लूज एक्सेप्ट वन जो बहुत खराब स्टेज में हमारे पास आया था, गैस्पिंग, अदरवाइज सब ठीक होकर चले गए, जिनके अंदर हमने डायलिसिस भी किया और वेंटिलेटर पे रखा, सब कुछ किया हमने, सारे सिस्टम्स को मैनेज किया, थैंक गॉड रिकवर्ड 15 दिन में बिल्कुल ठीक होकर चले गए। लेकिन अब सवाल ये होता है कि अभी तो हम सेकंड वेव से जूझ रहे हैं, तो हमें तैयारी करनी है MISC के बच्चे जो आएंगे अब अगले आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में, उसके लिए हमारा स्टार्ट अप होना चाहिए। इसके बाद जो सो कॉल्ड थर्ड वेव आनी है, अच्छा थर्ड वेव आने का क्या लॉजिक है, जो साइंटिस्ट और हमारे वायरोलॉजिस्ट कह रहे हैं, उसका रीजन ये है कि जब इतना बड़ा पॉपुलेशन का पोर्शन अफेक्टेड है तो डेफिनेटली उतने ही ज्यादा चांसेस ऑफ म्यूटेंट्स बढ़ जाते हैं। तो जब इतने लोग पेशेंट्स हैं तो म्यूटेंट्स भी बढ़ेंगे, और जब म्यूटेंट्स नए आएंगे तो थर्ड वेव के चांसेस हैं। एक्सपेक्टेड ये है, अगर आई, अव्वल तो गॉड फॉरबिड ना आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि आएगी, जैसे यूरोप में भी आ चुकी है। तो थर्ड वेव अगर आई तो इट विल कम समवेयर इन द एंड ऑफ नवंबर और अर्ली दिसंबर। तो अभी हमारे पास टाइम है उसके लिए प्रिपेयर करने का। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमको ये बेड्स वगैरह बढ़ाने हैं, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और इमरजेंसी ड्रग्स जो हमको यूज करनी है वो सब अवेलेबल होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमारे पास स्टाफिंग भी होनी चाहिए। अब अगर वेंटिलेटर है और वेंटिलेटर के पीछे काम करने वाला आदमी नहीं है तो वेंटिलेटर बेकार है, तो दे विल गैदर डस्ट। तो ये चीजें होना है। फिर एक बात यह है कि अगर आप इस थर्ड वेव को रोकना चाहते हैं तो हमारे पास 3 उपाय हैं। एक तो ये कि मास वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। अगर हम नवंबर से पहले अपनी ज्यादातर पॉपुलेशन को कवर कर लेते हैं तो इसका आने के चांसेस ही बहुत कम हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी बच्चों के लिए कोई वैक्सीन अभी तक तो आपको हुई नहीं है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में अगर हो जाती है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो होनी चाहिए कि एज सून एज पॉसिबल हमारी वैक्सीन पहुंच जानी चाहिए बच्चों तक, ताकि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि हमारा लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन चिल्ड्रन है। दूसरा सबसे बड़ी चीज जो है, 3 पॉइंट्स हैं एक्चुअली। सेकंड पोजीशन ये है कि जब आप इस थर्ड वेव को रोकना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कोई भी सुपर स्प्रेडर इवेंट ना होने दें।
कोई बड़ी गैदरिंग, कोई मेला, कोई मीटिंग, कोई चीज ऐसी ना हो, कोई इंडोर मीटिंग ना हो कि जहां पर सुपर स्प्रेडिंग शुरू हो जाए। इसको बिल्कुल डेफिनेटली रोकना है, बिकॉज फिर हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो इतना ओवरबर्डन हो जाता है, फिर हम ये सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने लगेंगे कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहा। उसके लिए हमको बहुत जरा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमको जैसे ही अगर कहीं किसी लोकेलिटी में इस तरह का स्प्रेड हो तो वी शुड राइट अवे चेक दैट स्प्रेड और उसका जेनेटिक एनालिसिस करें और उसको बिल्कुल वहीं पर कंटेन कर लें। उस पॉपुलेशन को बिल्कुल ना मूव करने दें, ना कोई अंदर आए ना कोई बाहर जाए, ताकि वो उस छोटे से एरिया में लोकलाइज पॉपुलेशन में ही कंटेन होकर खत्म हो जाए। ये 3 स्टेप्स होंगे टू प्रिवेंट द थर्ड वेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताया डॉक्टर हसन। मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूं, एक बार मैं डॉक्टर तलवार को भी चर्चा में लाना चाह रहा हूं। डॉक्टर तलवार, जिस तरह से म्यूटेंट की बात की अभी डॉक्टर हसन ने, मैं ये समझना चाह रहा हूं क्या ये अभी सेकेंड वेव में जो हम वेरिएंट देख रहे हैं, इस वायरस का जो म्यूटेंट हम देख रहे हैं, वो ज़्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी? और अगर है, और जिस वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं, अगर वैक्सीनेशन केवल अडल्ट्स का हो जाता है और बच्चों का अभी नहीं हो पाता क्योंकि अभी तो उसका ट्रायल शुरू होना है, तो क्या बच्चे हमारे सुरक्षित हो पाएंगे इससे? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन, क्विक वैक्सीनेशन, ताकि सारी पॉपुलेशन हो जाए। और एक है ना समथिंग कॉल्ड एज कोकूनिंग इफेक्ट। अगर एक बच्चा है और उसके आसपास सारे वैक्सीनेटेड हैं, सारे प्रोटेक्टेड हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं, तो बच्चा अपने आप में एक कोकून में, एक सेफ्टी जोन में आ जाता है। और डेफिनेटली म्यूटेशन रेट बहुत हाई है, नॉट ओनली फॉर कोविड, ऑफ कोर्स इसका सबसे मैक्सिमम रेट ऑफ म्यूटेशन है, मगर एवरी वायरस हैज़ ए हाई रेट ऑफ म्यूटेशन। आप फ्लू वायरस को देख लो कि हर साल हमको शुरू के 2 वैक्सीन्स लगने के बाद में हर साल फ्लू वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करना पड़ता है, क्योंकि हर साल एक नया स्ट्रेन पैदा हो सकता है। एंड इट हैज़, और एक बहुत ही बड़ी समस्या है। तो इसीलिए ये सब मद्देनजर रखते हुए हमें क्विकली वैक्सीनेशन बनाना है। उसका DCGI ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दी है फेज 2 एंड फेज 3 ट्रायल्स के लिए हमारे कंट्री में, कोवैक्सिन के लिए। एंड 2 to 18 ईयर्स के बीच में ऑलरेडी वैक्सीनेशन ट्रायल्स स्टार्ट हो जाएंगे। तकरीबन 525 बच्चों को रिक्रूट कर लिया है। एंड होपफुली अगर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स और पेपर वर्क वगैरह फटाफट अगर हम करते हैं एंड क्विकली हम ये वैक्सीन ले आते हैं, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प। एंड एट द सेम टाइम रिलैक्स ना हो। मेरा तो पहला एक यही कहना है कि अगर हम एक परीक्षा के लिए जाते हैं और तैयारी पूरी करके जाते हैं, 100% वी विल सक्सीड। मगर अगर अचानक से कोई पेपर, कोई अगर सिंपल सा भी सवाल पूछ लेगा, अचानक से हम लड़खड़ाएंगे, हम बात नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए थर्ड वेव के लिए ऑलरेडी हमने 1, 1.5, 2 साल का हमारे पास डेटा है, हमको पता है इसे कैसे कंट्रोल करना है। और हम पूरे तैयारी से अगर रहेंगे तो एक नए जोश से, एक पॉजिटिविटी से डेफिनेटली हम हराएंगे और अपने बच्चों को डेफिनेटली सुरक्षित रखेंगे जी। तो और लास्ट पॉइंट ये मैं कहना चाहती हूँ कि जब हमारी वैक्सीनेशन ट्रायल्स चल रही हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव एडल्ट्स के लिए चल रही हैं, हमारा हम एक लुकआउट रखें वेरिएशन और म्यूटेंट स्ट्रेन्स के लिए, ताकि जैसे ही वो आता है और पिकअप हो जाता है, हम उसे आइडेंटिफाई करें और उसको भी हम टारगेट करें जी। डॉक्टर हसन, मैं एक बड़ा अहम सवाल समझना चाह रहा हूँ। अगर घर में किसी को कोविड हो गया है और वहाँ बच्चे हैं, तो बच्चों को जाहिर सी बात है अलग रखने की कोशिश होगी, लेकिन ऐसे में एक तो उस सूरत में क्या सावधानी रखें, और अगर बच्चे को हो गया है, बच्चे की उम्र छोटी है, तो उसके बाद पोस्ट कोविड और ड्यूरिंग कोविड किस तरह की सावधानियां होनी चाहिए उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि जो वायरल स्प्रेड होती है, एक तो होती है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जिसमें जब आप सांस लेते हैं छोटी छोटी ड्रॉप्स में वायरस निकलता है, वो थोड़ी देर में ग्राउंड पर सेटल हो जाता है। और एक दूसरा होता है जो एयरोसॉल कहलाता है, जो एयरबॉर्न। तो अभी जो हमारी स्प्रेड इस दूसरी वेव में देखी गई है वो एयरबॉर्न है। एयरबॉर्न का मतलब ये होता है कि जब एक आदमी ने जो संक्रमित है उसने सांस लिया है कमरे के अंदर, तो वो हवा में वो वायरस सस्पेंड हो जाता है और काफी देर तक उस हवा में रहता है, 15-20 मिनट्स उसमें रहता है। तो अगर वायरस आप उस कमरे से, वो जो इन्फेक्टेड पर्सन था चला भी गया और उस कमरे में कोई भी नहीं है और आप उस कमरे में घुसते हैं, तो अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो यू आर लाइकली टू बी इन्फेक्टेड। और ये सिचुएशन घर में कई दफा आ जाती है। जब हम उनको बताते हैं कि अगर पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, तो हम कहते हैं कि कोई भी अगर फादर मदर, तो हम कहते हैं जब आप उनके कमरे में खाना भी परोसते हो तो उनका दरवाजा बंद रखो, बिकॉज दैट एयरोसॉल कम्स इन योर अदर रूम्स आल्सो, और वो थोड़ी देर सेटल होने में लगेगा। फिर भी जहां तक हो सके एडल्ट्स को अपने मास्क लगा के रखें,
और वही सैनिटाइजेशन की जो घर के 4-5 बार हाथों को साबुन से धोएं, बच्चों को भी हैंडल करने से पहले साबुन से हाथ धोएं और फिर उसके बाद ये है जहां तक हो सके बच्चों के सांस के मुंह पर सांस ना लें, थोड़ा बचें बच्चों से। बस यही है, बहुत ज्यादा बच्चों को अलग नहीं किया जा सकता। आपको मालूम है छोटी फैमिलीज है, न्यूक्लियर है और बच्चे साथ रहते ही हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली बच्चों में इतने सिम्टम्स स्ट्रांग नहीं होते हैं बहुत ज्यादा वो, लेकिन उनको मॉनिटर करने की जरूरत है, जिसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट तो ये उनसे कह देते हैं कि आप फीवर को चेक रखिए और इनका स्लीपिंग हार्ट रेट भी देखिए। तो अगर हार्ट रेट ज्यादा बढ़ रहा है या बहुत कम हो रहा है तो ये दोनों साइंस भी अच्छे नहीं है। द बेबी मे बी यू नो लैंडिंग इनटू द मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन। जी, ये सब चीजें हैं। ओके और बाकी जी कहिए डॉक्टर। कोई स्पेसिफिक चीज नहीं देते बच्चों को सिवाय विटामिन के, जस्ट टू ऑगमेंट देयर इम्यूनिटी। ओके डॉक्टर तलवार, इस ड्यूरेशन में जिस पीरियड से हम गुजर रहे हैं और जिसकी आशंका हम जता रहे हैं, ऐसे में बच्चों के लिए क्या खाने पीने में भी कोई बदलाव करना चाहिए हमें, ताकि वो थोड़ा और उनकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो पाए? इसके लिए कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए, कुछ दवाइयाँ? ये बहुत ही एक अहम सवाल है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये पूछा है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि एक वेल बैलेंस्ड डाइट और जिसमें विटामिन सी की मात्रा अच्छी हो और जो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पेशली जो फ्लूइड इनटेक होता है, पानी की मात्रा। देखो बच्चे पानी अगर बोलेंगे आप 6-7 बारी पियो दिन में तो वो नहीं पिएंगे, मगर हम अलग अलग रूप में फ्लूइड्स को दे सकते हैं, जैसे दही हो गया, छाछ हो गया, लस्सी हो गई, नारियल पानी हो गया, जूसेस हो गए, दूध हो गया। तो अलग अलग तरीके से बच्चों का फ्लूइड इनटेक हम अच्छा करें। और दूसरी एक आपने दवाइयों की बात पूछी, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर थर्ड वेव आती है और आपको सॉफ्ट साइंस लगते हैं, बुखार है, कल से कितने आजकल हमारे पास व्हाट्सएप कॉल्स आ रहे हैं, वीडियो कॉल्स आ रहे हैं कि कल रात को बुखार हुआ है, 100 डिग्रीज है, हल्की सी स्नीजिंग है, तो आप बताइए हम क्या क्या दवाइयाँ शुरू करें। तो एक पैनिक स्टेट में ना जाएं, क्योंकि दवाइयाँ बच्चों में बच्चा और एडल्ट इज नॉट इक्विवेलेंट। जो एडल्ट्स में दवाइयाँ होती हैं उसको हम एक्सट्रापोलेट करके वही सेम चीज कट कॉपी पेस्ट करके बच्चों में नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसीलिए कॉम्प्लिकेशंस और ये सब इतना हो रहा है, क्योंकि बेफालतू दवाइयाँ, बिफोर टाइम, अनइंडिकेटेड सेल्फ मेडिकेशन बड़ों में भी हम कर रहे हैं। तो प्लीज बच्चों में आप कोई एक्सपेरिमेंट मत करें। अगर दवाइयों की बात होती है, बच्चों में ना के बराबर दवाइयां हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, और सिर्फ उसे दें। डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई दवाई बच्चों को बिना पूछे आप मत दें। और अगर आपको डर लग रहा है, पूछना है, तो प्लीज यूज टेली कंसल्टेशन, व्हाट्सएप कॉल्स, फोन लाइंस। हम सब हम सब हर चीज को बाहर रख के वी वांट टू हेल्प एंड वी वांट टू कनेक्ट। आप प्लीज डॉक्टर से संपर्क करें, आप टेली कंसल्ट पे कंसल्टेशन करें डॉक्टर के साथ, और सेल्फ मेडिकेशन मत करें एंड हेल्दी खाना खाएं। कोई वहम में मत पड़े। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बता रही हैं डॉक्टर तलवार, वहम में ना पड़े, ये सबसे जरूरी है। बाकी सारी चीजें अपनी तैयारी के लिए करते रहें। डॉक्टर हसन, मैं एक चीज समझना चाहूंगा आपसे सर, कई बच्चे हैं जो गंभीर बीमारियों से पहले से पीड़ित हैं, अलग अलग तरह की, तो उनके लिए क्या ध्यान रखें सर? क्योंकि एक तो वो ऑलरेडी अफेक्टेड हैं और ऐसे में अगर कोविड से अफेक्टेड हो जाते हैं तो स्थिति और खराब होगी। यही है कि उनका ऑब्जर्वेशन ज्यादा क्लोज मॉनिटरिंग होना चाहिए। और जैसे एस्थमा के पेशेंट्स हैं तो उनको अगर किसी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट पे रखा हुआ है तो वो ट्रीटमेंट चालू रहना चाहिए। और जैसे अभी डॉक्टर तलवार ने बताया कि न्यूट्रिशन का खास ध्यान रखें और लिक्विड्स का इंटेक ज्यादा रहे। लिक्विड किसी भी फॉर्म में हो तो उससे वायरल लोड कम होता है और यूरिन में वायरस निकलता है, तो इसलिए लिक्विड ज्यादा इंटेक करने से, हाइड्रेशन अच्छा रखने से बॉडी डिफेंसेस अच्छी रहती है। और जनरल वाइटामिन्स बच्चे लेते रहें। अगर कई बार ये होता है कि हमारी पॉपुलेशन में विटामिन डी डिफिशियंसी ज्यादा है तो हम थोड़ा विटामिन डी की हाई डोज दे देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, अबाउट अ मंथ। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आपका डॉक्टर हसन, डॉक्टर तलवार हमारे साथ जुड़ने के लिए और बच्चों को लेकर माँ बाप के मन में जितने सवाल हैं, जो शंकाएं हैं, उनको दूर करने के लिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।